अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं नाइन टेंथ की इंग्लिश के पार्ट बी का एक टॉपिक रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। यह हाई स्कूल में 2 नंबर का वेटेज रखता है। इससे एक क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर का होता है। प्रश्न होता है, सेंटेंस दिया रहता है लेकिन उसके शब्द क्रम से नहीं रहते हैं, उसके क्रम इधर उधर रहते हैं। उन्हें सही क्रम में करना होता है और सेंटेंस का निर्माण करना होता है। अब ऐसा हम तब कर पाते हैं जब हमें पता हो कि सेंटेंस में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उनके क्रम क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट की पढ़ाई हम कर चुके हैं, वो इसके फर्स्ट पार्ट में है, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में है। वहाँ जाके आप देख लें, उसका लिंक इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट, जैसा कि आप जानते हो कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो वर्ब और ऑब्जेक्ट यह प्रेडिकेट का पार्ट होता है और तरह तरह के रचनाओं वाला प्रेडिकेट बनता है। शुरुआत करें तो जो प्रेडिकेट पार्ट है वह वर्ब से शुरू होता है और प्रेडिकेट भाग अकेली वर्ब का हो सकता है या वर्ब के साथ अन्य शब्द भी हो सकते हैं। अब अकेली वर्ब का उदाहरण आपका ये है, नंबर 1 किशन प्लेज। प्लेज वर्ब है, अकेले। ऐसे ही ये 2 उदाहरण 3 उदाहरण और भी, उसे आप देख लेंगे। दूसरी तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि वर्ब होती है और वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई ब्रॉट ए रेडियो, ब्रॉट वर्ब है और अब इसका यहां पे ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया है जो कि ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं है, सिर्फ वर्ब पे ही सेंटेंस समाप्त हो जा रहा है। रेडियो, तो रेडियो को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसका मतलब कोई और भी ऑब्जेक्ट है। तो हाँ, ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट दिया गया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट दिया गया तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। तो डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन अकेला इनडायरेक्ट नहीं हो सकता। अकेले होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या डायरेक्ट के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? क्या बोला मैं? अगर ऑब्जेक्ट एक है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और अगर ऑब्जेक्ट 2 है तो एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा। लेकिन अकेले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जब भी वो होगा तो अकेले होगा तो डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, यहां पे आपने देख लिया ये रेडियो एक अकेला ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहला रहा है। यहां पे देखिए सी गेव मी ए पेन। अब यहां पे 2 ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, पेन ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट आ गए।
तो पेन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे? ऐसा इसलिए कि जो ऑब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं उसमें एक पर्सन होता है, यानी कि एक व्यक्ति होता है, और दूसरा उसके साथ जुड़ी हुई थिंग होती है। थिंग जनरली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई वस्तु पदार्थ होता है जो निर्जीव हो, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी थिंग भी सजीव होती है। जैसे अगर हम कहें कि उसको दिया पेन, कापी, कलम, कुर्सी, तो पेन, कापी, कलम, कुर्सी ये तो थिंग है और नॉन लिविंग है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि उसको हमने एक बिल्ली दिया, चूहा दिया, तो वो तो ऑब्जेक्ट ही है लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से एक जो पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो वस्तु होती है, थिंग होती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब इनके क्रम की बात आती है कि पहले कौन लिखें सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहां पे देखेंगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है, पर्सन लिखा गया मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन को, थिंग को बाद में लिखा गया है। लेकिन ऐसा हम हमेशा करने के लिए बाध्य नहीं है। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं। जैसे शी गेव ए पेन टू मी। अब मी यहां पे बिना प्रीपोजिशन का है, जब पहले लिखा गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले है, बिना प्रीपोजिशन का। जब इसे बाद में करेंगे तो इसके पहले बस हमें टू जोड़ना पड़ेगा। तो हम बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, लेकिन उस पर्सन के पहले प्रीपोजिशन टू जोड़ना पड़ेगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमको एक नए तरह का ऑब्जेक्ट भी मिलेगा वर्ब के बाद। वर्ब होगी प्रेडिकेट पार्ट में, तो वर्ब को होना ही होना है। ऑब्जेक्ट जो होगा वह पर्सन और थिंग के अलावा इन्फिनेटिव हो सकता है, जेरंड हो सकता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब के पहले टू लगा के बनाते हैं। जेरंड क्या होता है? वर्ब के पहले ing लगा के बनाते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखें, वी वॉन्ट टू प्ले। यहां वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन न पर्सन है न थिंग है। ये इन्फिनेटिव है, तो यह भी ऑब्जेक्ट का एक रूप है। इसी तरीके से टू प्ले चेस, ये भी ऑब्जेक्ट का एक रूप है। अब जेरंड के फॉर्म में भी ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है, जैसे ईटिंग फिश, ही लाइक्स, वह पसंद करता है मछली पकड़ना। तो ईटिंग फिश, ईटिंग जेरंड है। अब वर्ब में ing जुड़ने से आप कंफ्यूज मत होना कि ये कंटिन्यूअस का ing फॉर्म है वर्ब का, नहीं, ऐसा कंफ्यूज मत होना। इसके पहले उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसकी, इसलिए ing का फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो जेरंड फॉर्म में है। गुड, चलो अब बात करते हैं कि अभी तक तो सिर्फ ऑब्जेक्ट था वर्ब के बाद। रिवीजन कर दे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जेरंड के रूप में ऑब्जेक्ट था और इन्फिनेटिव के रूप में ऑब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट
अकेला नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का भी कंप्लीमेंट होगा, पूरक होगा। ऑब्जेक्ट के बाद भी कहानी खत्म नहीं होगी, उसके बाद भी क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा ऑब्जेक्ट का। जैसे वी नेम्ड द बॉय मोती। वी नेम्ड द बॉय, यहां पे नेम्ड वर्ब है, बॉय ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है। अब हमारा आ गया मोती, तो मोती इस बॉय को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो यहां पे बन गया, ये आ गया कंप्लीमेंट, और चूंकि ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है इसलिए मोती कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। है क्या, तो नाउन। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नाउन फ्रेज हो सकते हैं। नाउन फ्रेज आपको दूसरे इस उदाहरण में मिल जाएगा। यहां पे दे इलेक्टेड हिम द लीडर ऑफ द पार्टी, द लीडर ऑफ द पार्टी, द लीडर ऑफ द पार्टी। दे इलेक्टेड, इलेक्टेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का ये कंप्लीमेंट है, इसलिए इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या, द लीडर ऑफ द पार्टी, और ये है नाउन फ्रेज। क्लियर। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट सिर्फ नाउन और नाउन फ्रेज ही नहीं होता, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। अब जो हम ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं वो क्या है, नाउन है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या पास्ट पार्टिसिपल है, उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा। उदाहरण के रूप में देखें, द जज फाउंड यू इनोसेंट। फाउंड वर्ब, प्रेडिकेट पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, यू ऑब्जेक्ट, इनोसेंट एडजेक्टिव। इसी तरीके से इसमें मच मनी ऑब्जेक्ट है, और फॉर देयर ओल्ड एज एडजेक्टिव फ्रेज है, और यहां पे वर्क ऑब्जेक्ट है, और कंप्लीटेड पास्ट पार्टिसिपल है। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट 5 प्रकार के हो सकते हैं, नाउन नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, और पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब हम एक नई रचना देखेंगे जिसमें वर्ब होती है और वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब का सीधे सीधे कंप्लीमेंट होता है। अब वर्ब जो है किसका कंप्लीमेंट होगा और किसका ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तब आएगा जब ये वर्ब मेन वर्ब होगी, तब उसका क्या आएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो उसका कंप्लीमेंट आएगा। हेल्पिंग वर्ब का या तो मेन वर्ब हो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, नहीं है हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब नहीं है तो सीधे सीधे क्या आएगा, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट 3 शब्द हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकते हैं, या तो एडजेक्टिव हो सकते हैं, या तो एडवर्ब हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में देख ले, ही इज, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फॉर्म है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसके बाद जो आ रहा है वो बॉय है और वो नाउन है, तो ये नाउन कंप्लीमेंट है। आर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, हैप्पी शब्द आ रहा है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट है। देयर, इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, देयर है, एडवर्ब कंप्लीमेंट है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस में,
एडजेक्टिव जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस में, उसका जो सब्जेक्ट पार्ट होता है उसमें कितने वर्ड हैं, उनका क्रम क्या क्या होता है, कब कब क्या क्या होता है, और इसी तरीके से प्रेडिकेट पार्ट में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका ऑर्डर क्या क्या होता है और कैसे होता है। अब यहां पे एक एक्सरसाइज है, उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्वेश्चन इस टॉपिक पे कैसे आएगा, क्वेश्चन बस यही आएगा, फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग। ये सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसके वर्ड के ऑर्डर इधर उधर हैं, उनको आपको सही करना है। तो सबसे पहले सही करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, वो हमको चाहिए। वो सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, तो सब्जेक्ट में मेन वर्ब है, मेन सब वर्ड है बॉय। गुड। अब ये अकेला है कि इसका कोई क्वालिफायर भी है, तो है ना द, तो द इसके पहले आएगा, इसका क्वालिफायर है, और ये बॉय नाउन के रूप में होगा, तो द बॉय पहले लिखेंगे। तो यहां पे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, द बॉय प्रीफर्स टू प्ले। टू प्ले, यहां पे जो टू प्ले का प्रयोग किया गया है वह इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया गया है। आपने देखा था प्रेडिकेट पार्ट में कि वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ओके, इसी तरीके से सेकंड उदाहरण को देखें, ए वोमेन वाइज इज मदर माई। आप समझते हो कि माई मदर हो जाएगा, ये शब्द यहां आ जाएगा। ये नाउन है तो नाउन से पहले क्वालिफायर आएगा, क्वालिफायर एडजेक्टिव होगा, तो ये नाउन है हेड वर्ड, उसके पहले उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, तो वाइज एडजेक्टिव है तो इसके पहले लग जाएगा वाइज वोमेन, और उसके पहले ए लग जाएगा, तो ए वाइज वोमेन इज माई मदर। ए वाइज वोमेन इज माई मदर। इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। 3 एग्जाम्पल छोड़ रहा हूं, कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर इसका दे दूंगा। वीडियो अगर पहली बार में समझ में ना आए तो फिर से प्ले करना, फिर से सुनना, क्योंकि यह टॉपिक एप्लीकेशन का है, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको सेंटेंस बनाने आता है, ऑर्डर पता है, ट्रांसलेशन आता है, नहीं आता है, तो चूंकि ये एप्लीकेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग नहीं लगानी, बस इतना लगाना कि उनका ऑर्डर आप चेक कर लो। ऑर्डर चेक करके कि सब्जेक्ट का ऑर्डर क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, और इसी तरह से प्रेडिकेट पार्ट का ऑर्डर क्या होता है उसको चेक कर लो, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर पूछ लेना, हम आपको आंसर दे देंगे। थैंक यू।